जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू टीएलसी यानी टीचर्स लर्निंग सेंटर। टीचर्स लर्निंग सेंटर आपके लिए हमेशा से उम्दा वीडियो लेकर के आता है। इसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास को हम विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में आपके लिए मैं क्या लेकर के आया हूँ। हिंदी व्याकरण का एक भाग है समास, जिसकी हम परिभाषा जानेंगे, उसके भेदों को जानेंगे और कुछ उदाहरणों को भी साथ में लेते हुए चलेंगे ताकि यह टॉपिक आपका क्लियर हो सके। अगर आप समास को अच्छा बनाना चाहते हैं, यानी अपने सब्जेक्ट के तौर में इसे क्लियर करना चाहते हैं, तो इसे ज़रूर देखिएगा। जो देखने के बाद आप हमें कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और पहली तो कि आप देखिए कि यह वीडियो कैसा है। मेरा दावा है कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। हम जानेंगे पहले समास को। तो समास क्या होता है? आपने संधि को देखा तो संधि में क्या होता है, जब दो वर्ण मिलते हैं तो विकार उत्पन्न हो जाता है, लेकिन समास में ऐसा नहीं होता है। समास में दो शब्द मिलते हैं और उसके विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, लेकिन कोई भी नया विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि समास दो पदों या दो से अधिक पदों के मेल को कहते हैं, जिससे नया शब्द बनता है। और नए शब्द को क्या कहते हैं? समस्त पद। तो समास में देखिए क्या होता है, पहला होता है पूर्व पद, दूसरा होता है अंतिम पद, और जब दोनों मिलते हैं तो बनता है समस्त पद। जैसे कि गंगा का जल, तो गंगा का जल में क्या हो जाएगा? गंगा जल। यहाँ पर का लोप हो गया है। जानते हैं समास के भेदों को? तो समास के 6 भेद होते हैं। पहले कितना होता था? पहले 7 भेद होते थे। तो चलिए एक एक करके जानेंगे उसको। तत्पुरुष समास को, कमधाय समास को, द्विगु समास को, बहुब्रीहि समास को, द्वंद्व समास को और अव्ययी भाव समास को। 7वां क्या था? पहले नए समास था, जिसमें नकारात्मक बातें हो। अब देखिए आपके लिए मैंने कितने अच्छे से इसे सजाया है। तो से तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है? इसमें कारक चिन्ह पदबंध का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अजी हो अरे। तो ये जो विभक्ति चिन्ह है, जिसे कारक चिन्ह भी कहते हैं, वो इसमें लोप हो जाता है। किसमें? तत्पुरुष समास में। चलिए जानते हैं इसे। जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इनमें दोनों पदों के बीच आने वाले प्रसर्ग किसके कहा गया? कारक चिन्हों को ही प्रसर्ग कहा जाता है। के लिए, को, से, द्वारा, का, के, की, में, पर इत्यादि का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? तो तत्पुरुष समास के निम्न भेद हैं, जो कि नीचे दिए गए हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब देख लीजिए यहाँ, मूर्ति को बनाने वाला, उसे हम क्या कहेंगे? मूर्तिकार। तो यहाँ को का लोप हो गया। काल को जीतने वाला कालजयी, राजा को धोखा देने वाला राजद्रोही, खुद को मारने वाला आत्मघाती, मांस को खाने वाला मांसाहारी, शाक को खाने वाला शाकाहारी, विद्या के लिए आलय विद्यालय, रसोई के लिए घर रसोई घर, सभा के लिए भवन सभा भवन, विश्राम के लिए गृह विश्राम गृह, गुरु के लिए दक्षिणा गुरु दक्षिणा,
प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। और भी कई हैं, जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। इसी तरह का आपको कई सारे मिलेंगे। यदि विभक्ति चिन्ह आ रहा है, इसकी पहचान यही है, यदि विभक्ति चिन्ह आ रहा है तो हम समझ लेंगे कि यह तत्पुरुष समास है। अब हम दूसरे भेद को देखेंगे, जिसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो कौन से कर्मधारय समास, मैंने सेट किया है इसे। अब यहाँ देखिए, नील कमल, नीले रंग का कमल। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कमल कैसा है, तो कमल नीला है। यानी एक विशेष्य है तो दूसरा विशेषण है। विशेष किसे कहते हैं, जिसकी परिभाषा बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा, मैंने कहा परिभाषा नहीं होगा, यहाँ पर होगा विशेषता। तो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर कमल की विशेषता नीले रंग की बतलाई गई है, तो कमल विशेष्य हो गया और नीला रंग विशेषण हो गया। तो इसे हम कहेंगे विशेष्य विशेषण। दूसरे शब्दों में से उपमा उपमेय भी कहते हैं। आइए देखते हैं। जहाँ उत्तर पद प्रधान हो तथा ऐसे शब्दों का मेल हो जिसमें एक विशेष्य तथा दूसरा विशेषण होता है, इसे उपमेय, पहले वाले को उपमेय और दूसरे वाले को उपमान कहा जाता है। तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे भवजल, भव रूपी जल, कीर्तिलता, कीर्ति रूपी लता, भक्ति रूपी सुधा, अरविंद के समान मुख, रत्न के समान पुत्र, विरह रूपी सागर और पत्तों से बनी कुटी, गतिशील संपत्ति। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जितने भी हैं पद, एक विशेष्य है, दूसरा विशेषण है कि नहीं। अगला है दो से द्विगु समास, यानी त्रिनेत्र। देखिए यहाँ 3 उंगलियां दिखाई गई है और नेत्र को, तो जिसमें आपको संख्यावाचक शब्द मिले, इसकी पहचान क्या है, इसका प्रथम पद जो होगा संख्यावाचक होगा। तो आप समझ जाएं कि संख्यावाचक शब्द से जो शुरुआत होगा उसे द्विगुवाचक समास कहेंगे। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा समस्त पद समूह का अर्थ देता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी पहला पद, पहला वाला संख्या और बाद वाला ग्रुप को बताएं। जैसे पंचतंत्र, तो 5 तंत्रों का समाहार। आप दोनों साथ साथ करते जाइएगा। इसके जैसे संधि को विच्छेद होता है, उसी तरह समास का विग्रह होता है। तो पंचतंत्र का विग्रह क्या होगा, 5 तंत्रों का समाहार, और त्रिवेणी में होगा 3 वेणियों का समाहार, पंचवटी में होगा 5 वटों का समाहार, और शताब्दी में होगा 7 वर्षों का समाहार, और अष्टसिद्धि में होगा 8 सीधियों का समाहार, दोराहा में 2 राहों का समाहार, नवरात्रि में नवरात्रियों का समाहार, पंचतत्व में 5 तत्वों का समाहार। समूह भी कह सकते, समाहार भी कह सकते। अब देखेंगे बहुत से बहुब्रीहि समास अर्थात लंबोदर। यहाँ पर ये उदाहरण है। कहने का मतलब, जब ऐसा सामासिक पद जो अपने मूल रूप को छोड़ करके विशेष अर्थ प्रदान करे, जो नॉर्मल अर्थ दिख रहा है वो न दिख करके विशेष अर्थ मिलेगा, तो उसे कहेंगे हम बहुब्रीहि समास। जैसे देखिए लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसमें समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है एवं दोनों पद मिल करके तीसरे पद की ओर संकेत करता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे कलह है प्रिय जिसको वह कलह प्रिय, जीती गई हैं इंद्रियां जिससे वह जितेंद्रियां, दिया गया है धन जिसके लिए वह दत्त धन, पीत है अंबर जिसका वह पीताम्बर, 4 है लड़ियाँ जिसमें वह चौलड़ी,
गज से आनन वाला गजानन, चार हैं भुजाएं जिसकी चतुर्भुज, तीन आँखों वाला त्रिलोचन। द से द्वंद्व समास। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद समान होते हैं मूल के। जैसे एक उदाहरण तो माता और पिता, तो जितना वैल्यू माता का है उतना ही वैल्यू पिता का होता है। और इन दोनों के बीच में जिसको हम लोग डैश बोल देते हैं ना, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जिस शब्द के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और एवं या अथवा शब्द लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता का होगा माता और पिता, यहाँ पर देखिए बीच में डैश पड़ा है ना, उसे ही योजक चिन्ह कहते हैं। तन मन, तन और मन। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। धनुर्बाण, धनुष और बाण। दो चार, दो या चार। लाभालाभ, लाभ या अलाभ। सुरासुर, सुर या असुर। भला बुरा, भला या बुरा। अब अगला भेद है अ से अव्ययी भाव समास। ऐसे समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय किसे कहते हैं, तो अव्यय अविकारी शब्द होते हैं, जिसे जैसे कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक इत्यादि। यहाँ पर आप उदाहरण को देखिए, प्रतिदिन। प्रतिदिन इसमें आप पाएंगे कि पहला देखिए प्रतिदिन यानी हर एक दिन, तो प्रति किसी रूप में नहीं पड़ेगा, प्रतिदिन, प्रति रात, ये सब जो आप देख रहे हैं, जो पहला पद अव्यय जिसमें होता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास ऐसा पद जिसमें समस्त पद में कोई एक अव्यय या उपसर्ग हो। उपसर्ग किसको कहते हैं, वह शब्दांश जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है लेकिन किसी शब्द के आगे लग करके उसका अर्थ बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। तथा दूसरा पद संज्ञा हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी पहला वाला क्या होगा, अव्यय होगा, दूसरा वाला संज्ञा होगा। अव्ययी भाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर इत्यादि आते हैं। जैसे यथा रुचि, रुचि के अनुसार। प्रत्येक, हर एक, हर घड़ी, घड़ी घड़ी। या आपको ऐसे भी मिलेगा आजीवन यानी जीवन भर, आमरण, मरण भर। तो आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो ज़रा भी जानकारी पूर्ण लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।